हेलो हाय दोस्तों बच्चों नमस्कार। और जय श्री कृष्णा राधे। जैसा कि आपको पता है हम पिछली क्लास में अभी टेंस के टॉपिक पर बात कर चुके हैं और आज भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में अब तक हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। पहली कक्षा में तो केवल हम इंट्रोड्यूस ही कर पाए थे और ज़्यादा समय तक हम आपके बीच नहीं रहे, लेकिन सेकंड जो क्लास थी हमने उसमें टेंस का परिचय बता दिया था, टेंस के बारे में बता दिया था। टेंस के कितने भाग होते हैं, उन भागों के कितने भी पार्ट होते हैं, हमने ये सारी चर्चाएं और उस पर जो डिस्कशन था वो कर लिया था। अब आगे इसी क्रम में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो कि पिछले टेंसों का भाग है, पिछली कक्षा में बताया भी था, तो उस पर विचार करेंगे। सबसे पहला जो टेंस बनता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इतना तो हमने पिछली कक्षा में भी जान लिया था, इससे पहली वाली क्लास में, तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं और जो इंडेफिनिट होता है यानी कि सामान्य वर्तमान काल भी इसे कह देते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में इसे सामान्य वर्तमान काल भी कह देते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट एक अनिश्चित काल होता है। ठीक है, जिसके ना तो शुरू होने का मालूम होता है, जिसमें कार्य कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इतना मालूम होता है कि कार्य हो रहा है, बाकी कुछ मालूम नहीं होता है। अच्छा, हमने इसकी पहचान की भी बात कर ली थी पिछली क्लास में, पहचान भी हमने बता दी थी। पहचान क्या होती है, पहचान ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ी थी, लेकिन इसे हम नोट कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पहचान लिखेंगे इसकी, रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। पहचान इसकी क्या है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, कहाँ, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, आज शब्द आते हैं, आद शब्द आते हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी हमें इतना ध्यान रखना है कि मैंने अभी इसमें क्या है ये अंडरलाइन कराया है, ये समझ लीजिए अंडरलाइन कर दिया है, तो इसका कुछ विशेष महत्व है। यानी कि हमें देखना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चाहे किसी भी टेंस की पहचान देखनी है तो ये जरूर देखना है कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, वाक्यों की क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। ऐसे आपने भी पढ़ा होगा कि वाक्यों के अंत में या फिर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है जब हम वाक्यों को पहचानते हैं, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। ठीक है, सही क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, राम आगरा
जाता है। वहीं पे एक और उदाहरण लूं कि जैसे एक और ले लेता हूं, इधर दूसरा उदाहरण, यह एक तोता है। बताइए बताइए, अब हमें क्या करना है, ये पहचानना सबसे पहले राम आगरा जाता है। तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, क्रिया के अंत में, है ना। हमें देखना है क्रिया के अंत में। सबसे पहले बताइए, आप बता दीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों ही प्रेजेंट टेंस के हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि प्रिय छात्रों एवं मित्रों, हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये वाला जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज है पहले ही अंडरलाइन करा रखी है कि हमें देखना क्या है, हमें देखना यह है कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की, जैसे ये हिंदी वाक्य ही है ना। वाक्य किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड दैट गिव अस ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक सार्थक समूह, है ना, जो हमें एक विशेष अर्थ प्रदान करता है, हम उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो वाक्य ये हमें एक अर्थ तो दे रहा है, क्रमबद्ध भी है, ठीक है। तो राम आगरा जाता है, ये तो मान लिया। अब इसकी क्रिया क्या है, जाता है, यही तो है, जाता है, यही क्रिया है ना। अब जाता के अंत में, यानी जाता थोड़ी होती है, क्रिया क्या होती है, जाना है। यानी क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। अब इससे कार्य क्या होता है, जाता है, कोई व्यक्ति जाना कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ता है, और यही हमने पहचान में पढ़ाया है, ठीक है। तो यानी ये राम आगरा जाता है, इतना तो हो गया। तो ये तो कंफर्म है कि ये कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, वो भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलो ये देखो, यह एक तोता है, इतना तो कंफर्म है कि ये एक हिंदी वाक्य है। अब हमें देखना कहाँ है, क्रिया देखनी है। यह एक तोता है, क्या इसमें किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, ऐसे कोई शब्द हो जिनसे कोई कार्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर हो तो बताओ, क्योंकि इसमें जो ता दे रखा है वो एक तोता है, यानी तोता मीन्स पैरट, है ना। और पैरट से मतलब क्या है, पैरट एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन, क्या होता है, अरे गेटिंग, यानी पैरट क्या है, पैरट एक नाउन है, क्या है, पैरट एक नाउन है। अच्छा, अब जब नाउन है और नाउन के लास्ट में दे रखा है, ये तो हमने कहीं लिखाया ही नहीं, ये पहचान में हमने नहीं लिखाया। हमने पहचान में क्या लिखाया था, हमने पहचान में लिखाया था कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्रिया तो लिखाई थी लेकिन नाउन नहीं लिखाई थी, नाउन नहीं लिखाई थी। इसीलिए ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा। ये क्या है, ये इजारम की सहायता से बनेगा और एक सामान्य सा सेंटेंस है, एक बोले तो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये वर्तमान काल का वाक्य तो हो सकता है, लेकिन ये कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो समझ गए होंगे, पहचान तो है ना। यानी इतना ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या हो, वाक्यों की क्रिया के अंत में ता हो, ती है, ता है, ती है, ते है और तो है आदि शब्द आते हैं, वहां कौन सा वाक्य होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होता है। नोट तो साथ ही साथ करते चले, नोट्स बनाते चले, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहचान। जब हम वाक्य को पहचानना सीख गए तो वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। वाक्य बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है,
ये भी एक सरल काम है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो देखिए, वाक्य बनाने के लिए मैंने बताई थी 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहचान है, नियम है और एक स्ट्रक्चर है। टेंस में हम इन तीनों चीजों को ही पढ़ेंगे और वाक्य हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो रूल्स पढ़ते हैं, हम इन टेंसों को भी 3 टेंसों में बांटते हैं, सेंटेंसों में बांट देते हैं। क्योंकि सेंटेंस आपने पढ़ी होंगे, सेंटेंसों का जो डिवाइडेशन करते हैं तो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, भाव के आधार पे जो होते हैं और एक संरचना के आधार पे होते हैं। भाव के आधार पे हमने टेंसों को, सेंटेंसों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, असर्टिव बोलते हैं जिसे। असर्टिव में भी 2 हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा अपना इंटरोगेटिव है, तीसरा अपना इंपेरेटिव है और चौथा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस है और 5वां अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उधर दूसरी साइड में संरचना के आधार पर जब हम सेंटेंसों को बांटते हैं तो 3 प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला अपना सिंपल सेंटेंस है, दूसरा अपना कंपाउंड है और तीसरा अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस प्रकार से हम संरचना के आधार पर, उधर भाव के आधार पर बांटते हैं। तो अभी संरचना के आधार पर तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पहले अपन भाव के आधार पर पढ़ रहे हैं और भाव के आधार पर 5 भागों में बांटा था, जिसमें से टेंस में काम आने वाले जो है पहले एक तो पहला है, एक दूसरा है। कौन कौन से? असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव को भी 2 भागों में बांटते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ठीक। तो सबसे पहले अपन असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव के अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बात कर रहे थे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम इसके जो रूल्स हैं और उसे नोट कर लेते हैं, बाद में इसके बारे में ज़्यादा से हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, यानी जो सामान्य वाक्य होंगे जिसमें केवल सकारात्मकता को ही प्रदर्शित किया जाएगा, यानी ना तो उसमें नकारात्मकता दिखाई जाएगी और ना ही प्रश्नवाचक वाक्यों को इसके अंदर क्या किया जाएगा? समावेश किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में एक चीज जाननी है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है केवल और केवल सकारात्मक वाक्यों को ही निर्धारित करेंगे, यानी इंगित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल पढ़ लेते हैं इसका और एक एक करके रूल पढ़ेंगे इसके रूल। और रूल नंबर 1, रूल को हिंदी में कहते हैं नियम, ठीक है। रूल को हिंदी में क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इसका जो नियम है पहला, वो क्या है? साथ ही साथ नोट करते चलना है, नोट्स बनाते चलने हैं। कर्ता एक वचन के साथ, कर्ता एक वचन के और पुस्तक में सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन के साथ मैं एक चीज यहीं पे बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं आती है। केवल और केवल क्या करते हैं? करता है एक वचन के साथ मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जानते हो? मेन वर्ब है ना, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस
जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात यहां आती है कौन सी वाली, एस और ईएस वाली। अब ये हमारे सामने समस्या एक खड़ी हो गई कि सर जी एस कहाँ लगाए हम और ईएस कहाँ लगाए। आती है नहीं बात कि एस हमें कहाँ लगानी है, ईएस कहाँ लगानी है। अब हमारे सामने तो दोनों ही ऑप्शन है, क्या हम सभी जगह एस लगा सकते हैं, प्रत्येक जगह ईएस लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये गलत है। इनके लिए एक विशेष नियम है ना, जिसे हम नोट डालकर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नोट डाल लीजिए और उसके बाद फिर आप समझ जाओगे कि हमें एस कहाँ लगानी है और ईएस कहाँ लगानी है। ठीक है, नोट डाल लीजिए और उसमें देखिए सबसे पहले जब बहु की स्पेलिंग का लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर ओ एक्स जेड सी एच, यानी अगर लास्ट लेटर ओ होता है, एक्स होता है, जेड होता है, सी एच होता है, सी डबल एच होता है, एस होता है, डबल एस होता है, एस एच होता है, तो यदि हो तो क्या करेंगे, अगर इनमें से एक भी लेटर होता है तो हम तो जो वह वर्ब है ना, जो वर्ब है उस वर्ब के अंत में, उस वर्ब के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ देते हैं। तो क्या कर देते हैं, उस वर्ब के अंत में ईएस जोड़ देते हैं। ये बात। दूसरी बात यह है कि बाकी फिर एस, यानी जहां ये नहीं है वहां उनको छोड़कर बाकी सभी क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, शेष क्रियाओं के साथ, क्रियाओं के साथ शेष क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं। ठीक है, शेष क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, यानी आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना। ठीक है, इससे आगे जो है अपना वो क्या रहेगा, थोड़ा सा उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो उससे पहले, उदाहरण बताने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। फॉर्मूला से क्या है कि वाक्य बनाने में सरलता होगी। ठीक है, और हम टेंस सीख ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें वाक्य बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। शायद लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा नया नया सेटअप है, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं,
लेकिन कोऑपरेट कीजिए। विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में आप बहुत ही प्रसन्नित होकर पढ़ा करेंगे। ठीक है, चल रही है अभी और भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जारी है, काम प्रगति पर है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तब तक के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? अच्छा एक चीज और, अभी मैंने एक नियम लिखा है, उसी नियम के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी नियम इसमें समावेशित नहीं होंगे, अलग नियम के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, पहले वाले नियम के लिए ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जब भी हम कोई हिंदी वाक्य बनाते हैं उससे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद फिर, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्प है ही नहीं, फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस में जो है फर्स्ट फॉर्म आती है एमबी। अब देखो पहला नियम क्या कहता है कि पहले नियम में हमें एस या ईएस लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी के एस या ईएस लगा देंगे एक वचन होने पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर अपना क्या आएगा? अदर आएगा। ये तो अपना है फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है? एग्जांपल्स देखने हैं थोड़े से। ठीक है, एग्जांपल्स नॉर्मली ले लेते हैं, पहले से बेसिक से उठाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने एक उस दिन पहचान में लिखाया था कि राम आगरा जाता है, पहले उसे ही लेते हैं। ठीक है, राम आगरा जाता है, राम आगरा, ये हमने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया और उसमें क्या है? राम आगरा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? आप बताते चलिए, मैं बनाता चलूंगा। राम हो गया, ये क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी। तो फर्स्ट फॉर्म जाना किस माने होता है? गो। अब उसके बाद ये भी दे रखा है, अगर करता है एक वचन है तो एस या ईएस भी लगाना है। तो अब आप ही बताइए मुझे कि एस लगाऊं या ईएस? तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले वर्ब है, इस वर्ब के अंतिम लेटर को देखना है, लास्ट लेटर को देखना है, और लास्ट लेटर अपना क्या दे रखा है? ओ। क्या दे रखा है? ओ। तो ये निश्चित है, श्योरली हम क्या लगाएंगे? ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। अगर ओ की जगह पे एक्स होता, जेड होता, सी एच होता, सी डबल एच होता, एस एच होता, डबल एस होता, या फिर एस होता, तो भी हम क्या जोड़ते? तो भी हम मेरे प्रिय दोस्तों ईएस ही लगाते। क्या लगाते? ईएस ही लगाते। अगर इनको छोड़कर अगर कुछ अलग आता है तो फिर हम क्या लगाएंगे? फिर क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। चलो बाकी को पूरा करते हैं। राम गोज टू आगरा। और आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि ये टू क्यों लगाया है? टू एक प्रपोजिशन है और टू का प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उस कंडीशन में जाते हैं, कोई कार्य करते हैं अपने लक्ष्य की ओर, देन टू लगाते हैं। गंतव्य पर जाने के लिए, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भाई होंगे, कुछ ऐसे मित्र होंगे, हैं, कुछ बहुत ही प्रिय लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर जी एक चीज तो तुम हमें ये बताइए कि ये तो हो गया अपना एक वचन, समझ रहे हो ना? ये तो हो गया अपना एक वचन। और सर जी हमने पढ़ा है कि जब कोई नाउन, हमने क्या पढ़ा है कि जब किसी नाउन को हमें किस में बदलना हो, जब किसी नाउन को यदि हमें
बहुवचन में बदलना हो तो सर जी हम एस या ईएस का प्रयोग करते थे। तो सर जी किसका प्रयोग करते थे? तो सर जी हम एस या ईएस का प्रयोग करते थे। लेकिन आपने तो यहाँ पर कुछ उल्टा ही कर दिया। दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही कर दिया कि एक वचन अगर करता है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए कि नहीं, कायदा कहता है? अगर एक ही, ऐसे एक हिंदी में कहावत कहते हैं पांत में धुआंत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन होनी चाहिए। तो ये फिर ईएस क्यों लगाया? तो बिल्कुल आपका जवाब जो प्रश्न है बकायदा काबिले तारीफ है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो वर्ब होती है, जो सामान्य रूप में जो वर्ब होती है, वो वर्ब क्या होती है? वो अपने आप में एक प्लूरल होती है। अपने आप में क्या होती है? वो प्लूरल होती है। और अगर वो प्लूरल है, अगर हमें उसे किस में बदलना है? सिंगुलर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर में बदलने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ देते। क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए हमने क्या है कि कर्ता एक वचन है, अगर हमें इस क्रिया को भी एक वचन बनाना है तो हम इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे। क्रिया क्या होती है? अपने आप में बहुवचन होती है, और उसे एक वचन बनाने के लिए हम एस या ईएस उसमें जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, तब तक के लिए। ठीक है, जैसे मैं, या ये बहुवचन वाला है, सेम देखो, शीला प्रतिदिन अपने घर पर चाय पीती है। ठीक है, प्रतिदिन चाय पीती है। तो देखिए जब इसे बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है? सीधा। तो सीधा, सीधा पीना किस माने होता है? वैसे तो ड्रिंक माने होता है, लेकिन जब हम गर्म चीज पीते हैं या दूध पी रहे हो या चाय पी रहे हो तो उस कंडीशन में हम ड्रिंक नहीं लगाते हैं। उस कंडीशन में भी जो भी है टेक्स लगाते हैं। टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेक लगाते हैं। और शीला कैसी है? सिंगुलर है। इस कंडीशन में हम इसमें ये जोड़े एस, ई दे रखा है तो एस जोड़ेंगे। टेक्स क्या? टी। अच्छा, कभी भी टी से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये पेय पदार्थों में आती है। टी एट हर हाउस, एट हर होम, चलो ऐसा। ठीक है, कब? डेल। आई थिंक यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो ही जवाब भेजें, अगर कमेंट के रूप में भेजें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई समस्या है, उसे भी आप हमें कमेंट के रूप में भेज सकते हैं। और आपकी जो समस्या है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आगे आगे क्या है? आगे रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब तक हमने एक वचन वाले वाक्य पढ़े थे। अगर कर्ता बहुवचन आ जाए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर कर्ता बहुवचन हो अपना तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो उसके लिए रूल नंबर 2 लिखिए जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। इसमें लिखिए कर्ता बहुवचन, कर्ता बहुवचन के साथ, यानी बहुवचन के बाद में लिख लेना है प्लूरल। बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया
मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम ना तो एस लगाते हैं ना ईएस लगाते हैं, जो सीधी सीधी है हमारी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आती है। ठीक है, वही प्रक्रिया फॉर्मूला अपना। और फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फैमिली अब इसमें एस या एस नहीं आएगा, अब इसमें एस या एस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है माय डियर, ऑब्जेक्ट के बाद माय डियर हमें अदर लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। वही प्रक्रिया हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलता हूं। ये तो हो गया आपका। ठीक है, अब ये हमें बनाना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है। तो मैं का आई करता बहुवचन है, एज फर्स्ट फॉर्म आएगी तो प्ले, करता बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म खेलना भी क्या होती है प्ले। फिर क्रिकेट, प्ले क्रिकेट इन फील्ड या ग्राउंड, ग्राउंड इन ग्राउंड कब प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन की एवरेज। ठीक है, प्रतिदिन की एवरेज। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्लियर होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, अगर समस्या नहीं है तो फिर हम आगे। ठीक है, हमने सीखा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में देखा था, और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 देखा था, और उसमें देखा था कि अगर कर्ता एक वचन होता है तो हम एस या एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं माय डियर? एस या एस लगाते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि हम एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं, तो माय डियर हमें तब पता चला कि जो वर्ब होती है उसके स्पेलिंग का अंतिम अक्षर अगर हमारा ओ होता है, एक्स होता है, जेड होता है, सी एच होता है, एस एच होता है, सी डबल एच होता है, डबल एस होता है या फिर एस होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम माय डियर क्या लगाते हैं, उस वर्ब के लास्ट में एस जोड़ देते हैं। अगर इनको छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा वर्ब हो जिसमें ये सब लास्ट लेटर के रूप में ये ना हो, तो फिर हम उस वर्ब में क्या लगा देते हैं, बाकी सभी वर्ब के साथ हम एस जोड़ देते हैं। ये तो पढ़ा था हमने रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार। और फर्स्ट में सेकंड में जब हमने पढ़ा तो सेकंड में क्या है कि उसमें कर्ता एकवचन का जिक्र किया गया था, इसमें कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, यदि वाक्य में बहुवचन कर्ता दे रखा होता है तो वहाँ मुख्य क्रिया की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है। केवल और केवल क्या आती है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। समझ रहे हैं?
अब देखिए आगे, इतना हो गया, इतने में शायद मैं समझता हूँ किसी को समस्या नहीं आई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और आगे में क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है माय डियर, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़े से इसके जो नियम हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए जो नियम रहता है वो क्या रहेगा, वो इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस डालते हैं अपन, देखिए आगे बढ़ते हैं, जब आगे देखते हैं तो आगे हम अपन पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उस बारे में, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं पहले कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। नकारात्मकता की पहचान कैसे की जाएगी, यानी ये जो वाक्य होते हैं इनमें देखिए क्या दे रखा होता है कि जब वाक्य में क्या दे रखा हो, नहीं दिया हो, यानी ये जो है पोजीशन मार्क में नहीं दिया हो, अर्थात नकारात्मकता का भाव हो, नकारात्मकता का भाव हो, तो कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट तथा कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट। अब हम क्या करते थे, कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट और कर्ता बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं। ये अपना रहा फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी है इसलिए ये अपना फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमडी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये अपना क्या है, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। उसी फिर हम अपने हिसाब से दूसरा एक उदाहरण देखते हैं आगे चल के। ये इस हिसाब से बनेगा कि मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब इसमें नकारात्मकता दे रखी है, यानी वो मना कर रहा है कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट इसके हिसाब से आएगी क्योंकि करता आई बहुवचन होता है। और लेकिन हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि पास्ट टेंस में ये एक वचन होता है। पास्ट टेंस में कैसा होता है, एक वचन होता है, क्योंकि आई के साथ हमेशा वॉज लगता है जनरली, विशेषता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब कंडीशनल सेंटेंसों की बात आती है तो आई के साथ आपने वर्ब देखा होगा, क्या दे रखा होगा, आई के साथ वर्ब भी दिया होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में जब वाक्य कंडीशनल हो, शर्त सूचक हो, उसमें कोई शर्त दे रखी हो, उस कंडीशन में आई के साथ वर्ब लगता है। अन्यथा साधारण वाक्यों में आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है। तो आई डू नॉट टीच यू हिंदी, ठीक है। एक तो ये हो गया टीच यू हिंदी, लेकिन इसी वाक्य को इस तरीके से बना सकते हैं, आई डू नॉट टीच हिंदी टू यू। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं टू ऑब्जेक्टिव यानी द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, इनमें टू ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं। पहला हो गया तुम्हें, मैं किसे नहीं पढ़ाता हूँ, तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, और क्या नहीं पढ़ाता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि मेन वर्ब के जस्ट बाद ही आना चाहिए। अगर मेन वर्ब के बाद अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं तो फिर अपना टू के बाद यू रखना पड़ता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग हमें करना पड़ता है। ये तो हो गया अपना नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज हम यहीं तक बात करेंगे, बाकी की बात अगली वीडियो में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। और आपको एक सूचना दे दी जाए कि आपके जो विद्यालय खुलने की शायद संभावित तारीख आ गई है, शायद 15 जुलाई है, और 15 जुलाई को 9 से 12वीं तक खुलेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें क्योंकि आपका भी समय जल्दी, यानी शायद जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपकी भी सूचना आ जाएगी कि 8वीं तक विद्यालय खुलने लग जाएंगे। तो अगर उनकी खुली है तो फिर हमारे भी खुलेंगे, तो एक बड़े हर्ष की बात है। कुछ दिनों की बात हो रहा है, हम ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल मुखातिब होंगे आपके समक्ष, आप हमारे विद्यालय में
और हम आपके सामने खड़े होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, राधे राधे, धन्यवाद।